जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ एंड व्यूज़ फेसबुक लाइव। और आज फिर हमारे साथ यासिर इलियास साहब मौजूद हैं। आज हमारी इस डिस्कशन के जो हैं वो 2 टॉपिक्स हैं। एक तो कोरोना वायरस जो है वो आज 1 लाख को जो केसेज़ हैं वो पाकिस्तान में क्रॉस कर गए हैं। और दूसरा जो शुगर मिल माफिया है उसके खिलाफ जो इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कार्रवाई तेज़ करने का हुक्म दिया है और कहा है कि कोई भी नहीं बचेगा, हर एक के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले हम कोरोना वायरस की तरफ आते हैं, इनसे बात शुरू करते हैं कि यासिर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये कोरोना वायरस के इतने फैलाव में कौन ज़्यादा ज़िम्मेदार है? असल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ज़िम्मेदार इसके बहुत आसान कहना है कि हुकूमत ज़िम्मेदार है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कहूँगा। इसकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी मुझ पर है, आप पर है, आम आवाम के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर है। क्योंकि डेफिनेटली जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या जो हिफाजती इक़दाम हैं वो तमाम तर इम्पोज नहीं किए जा सकते। हाँ, किसी हद तक ज़रूर होता है कि हुकूमतें उस सिलसिले में थोड़ी सी सख्ती करती हैं और थोड़े से मामलात को वो इस तरह लेकर चलती हैं कि लोग थोड़ा सा उसको कानून को फॉलो करें, थोड़ी सी सख्ती हो, मिजाज हुकूमतों का सख्त हो। लेकिन बहरहाल जो बुनियादी चीज़ है, जो यूनिट है, कोर यूनिट है किसी भी स्टेट की, वो पब्लिक होती है, आवाम होती है। हम लोग जैसे इसको नॉन सीरियस रहे हैं जी, इसके साथ, यानी कि कोरोना बाद में आया था और उसके हवाले से जितनी कॉन्स्पिरेसीज थी वो पाकिस्तान ने पहले हैच करना शुरू कर दी थी कि ये फलां की साजिश है, फलां की साजिश है, फलां की साजिश है। एक तो पता नहीं क्यों हमें ये माइंडसेट क्यों बन गया अनफॉर्चुनेटली कि हमें दुनिया के हर काम में लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। पता नहीं क्यों हम इतने दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं और दुनिया इतनी फारिग क्यों है कि यहूदी पूरा दिन बैठ के सोचते रहते हैं यार कि पाकिस्तान में जो बेला मुसलमान है उसके खिलाफ मैंने साजिश कैसे करनी है। तो वो शुरू में हम कोरोना को सीरियस बिल्कुल। नहीं ले रहे थे और हम इसके बारे में बड़ी बड़ी जुगत और बड़ी बड़ी मजाक कर रहे थे, सोशल मीडिया के ऊपर भी और जनरल मीडिया के ऊपर भी। और 26 फरवरी को पहला केस आया पाकिस्तान में, यही या जाफरी नामी एक नौजवान का, कराची में। और उसके बाद आज 9 जी, जी। जून है, आज सॉरी 7 जून है, और ये एग्जैक्टली कुछ 100 दिन 7 दिन। बनते हैं पहले केस के बाद। तो 100 दिनों में 1 लाख केस करना, इसका मतलब है कि जिस तरह दुनिया पूरी में इसने तबाही या एक रैम्पेज रहा है इसका, वो अब पाकिस्तान में अल्लाह ना करे हाकिम बदन, वही ट्रेंड वही लग रहा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 नहीं होता, 4 से 16 होता है, फिर 16 से फिर और आगे ये जो हुँ, है हुँ। मुरब्बे की सूरत में मल्टीप्लाई होना शुरू करता है। और अब जो तादाद है वो हमारा हेल्थ केयर जो स्ट्रक्चर है और हमारा जो निज़ाम सेहत है वो हाथ खड़े कर चुका हुआ है। डेफिनेटली दुनिया पूरी में खैर हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान चूँकि ऑलरेडी दुनिया में उन ममालिक में आता है जो सेहत के ऊपर और सेहत आमा के ऊपर बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। हमारा आज तक तो ये ट्रेंड रहा है कि हमारे बड़े आदमी की जो है वो छींक टाइम पर ना आए तो वो लंदन भाग जाता है, और गरीब आदमी जो है उसने यहीं पे नहीं जी, अस्पतालों में, मेयो में, जनरल में, होली फैमिली में मरना होता है। और बस वो तबकाती सिस्टम जो है वो यहाँ पे भी है। और पहले हम इसको संजीदा नहीं ले रहे थे और अब मुझे लगता है कि कोरोना ने भी फैसला कर लिया कि उसने हमें ज़्यादा संजीदा नहीं लेना। अब वो हमारे साथ जो मजाक करने लगे, अल्लाह बचाए हमें उस समझ रहा हूँ। मजाक से। और ये सूरत हाल है। 1 लाख केसेस होना, बहरहाल पाकिस्तान मेरे आज दुनिया का छठा मुल्क है जिसमें केसेस जो है वो 1 लाख से एक्सीड कर जी, चुके हैं। और अगर हम उसका असद जो सबसे अलमनाक पहलू है वो ये है कि बाकी ममालिक में जो टेस्टिंग कैपेसिटी हमसे बहुत बेहतर थी और पॉपुलेशन साइजेस भी और तरह के थे, तो वो उनमें 1 लाख होना बरतानिया को छोड़ कर, कि अमेरिका की आबादी हमसे ज़्यादा है और भारत की, चीन की आबादी हमसे ज़्यादा है। तो बाकी हमारे लिए ये 1 लाख का फिगर और फिर हमारी जो टेस्टिंग जितनी हमारी कैपेसिटी है उसकी अगर ये रेशो निकालें तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये 24-25% बनती है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गालबन, कि हम अगर 100 टेस्ट करते हैं तो उसमें जी। से 25 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया और बिल्कुल सही। चीन और बाकी दीगर ममालिक में, ब्राज़ील में जब ये अपनी पीक के ऊपर था या है अभी तक, तो वहाँ पे अगर दिन में 1000 टेस्ट किए जाते थे तो 1000 में से कुछ 10, 12, 15, 20 केसेस निकला करते थे। मैं एवरेज बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में यह है कि इस वक्त तो वही है कि जो टेस्ट हो रहे हैं उसकी जितनी कैपेसिटी पाकिस्तान की है उतने वो पाकिस्तान टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। और उन कंडक्टेड टेस्ट में से जो सरकारी आंकड़े हैं, अदाद शुमार है, उनके मुताबिक
ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है यार कि अगर पाकिस्तान रोज़ में 100 टेस्ट कर रहा है और एवरेज तो 25-26 लोगों में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये परेशान कुन बात है। अच्छा, लोगों को यकीन भी नहीं आ रहा, क्या किया जाए? ऐसी अवेयरनेस कैसे लोगों को दिलाई जाए? लोग अभी भी 1 लाख केस हो गए हैं, लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि इस तरह की कोई डिजीज जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, या लोगों की समझ में ये बात ही नहीं आ रही। मैंने पहले सवाल के जवाब में भी ऐसे दिए कहा कि अनफॉर्चुनेटली यार ये बहुत ही हसास चीज़ है और हमारा रवैया उसी तरह है जिस तरह हम नॉर्मल पीटीआई और मुस्लिम लीग नून की आपस की लड़ाई को लेते हैं, या हर चीज़ के ऊपर जिस तरह का हमारा एक डिवाइडेड ओपिनियन होता है हर चीज़ के ऊपर, वो इंसानों के हकूक़ हों, वो मजहबी मामलात हों, वो सियासी मामलात हों, हमने एक दुनिया अजीब सी बाइपोलर डिवाइड हमारे दरमियान हो जाती है। कोई इस कोने में खड़ा हो जाता है, कोई उस कोने में खड़ा हो जाता है, इधर वाले इधर को गालियाँ शुरू कर देते हैं, उधर वाले इधर को गालियाँ शुरू कर देते हैं। ये हमारा कोरोना के साथ हुआ। हमने अभी तक हसासियत हमें वो है नहीं, और रोज़ हम देख रहे हैं, या अल्लाह माफ़ करे पता नहीं, अब मुझे नहीं समझ आ रही कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। शायद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक ये वबा, ये बुला हमारे घरों के ऊपर मौत बन के नहीं टूटती, शायद हमने उस वक्त तक इसको संजीदा नहीं देना। अल्लाह बचाए, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं, ख़तरनाक हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये यार कि हमें अपनी कैपेसिटी और अपनी सलाहियत, कहते हैं ना अपने बच्चे के दांत गिने होते हैं आपने, हमें अपनी सलाहियत पता है यार, हमें अपनी कैपेसिटी का पता है यार कि खुदा ना खास्ता ये इसी पेस के ऊपर बढ़ता है तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान से हमें कुछ बहुत हौसला अफजा चीज़ देखने को मिलेगी या खुशगवार चीज़ मिलेगी। और इसमें एक जो दूसरा पहलू असद बड़ा अफसोसनाक है, वो कन्फ्यूजन एक अवामी सतह के ऊपर है। गली चौक चौराहे में, पिंडी में रहता हूँ, आप लाहौर में रहते हैं, आपको अपने शहर का मिजाज पता है, मुझे अपने शहर का मिजाज पता है। यहाँ पे भी इंतहाई नॉन सीरियस किस्म का बिहेवियर एटीट्यूड है। इस बीमारी को वबास पता नहीं क्यों किस किस्म की साजिश समझा जा रहा है, और अस्पताल अब वो ओवर पॉपुलेटेड हो चुके हैं, उनमें मजीद जगह नहीं है कि किसी को वो अकोमोडेट कर सके अस्पताल। अच्छा, ये तो हो गई नीचे की सूरत हाल। अब पता नहीं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि नीचे की सूरत हाल रिफ्लेक्ट करती है हमारी टॉप ब्रास में, या टॉप ब्रास की जो सूरत हाल होती है वो ट्रिकल डाउन करके नीचे आती है। ऊपर हमारे इला माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब भी हैं, उनका भी रोज़ एक नई चीज़ होती है। उन्होंने जिस इस वायरस को लेकर जितनी कन्फ्यूजन फैलाई है शुरू दिन से लेकर अभी तक, उनका अपना फोकस क्लियर नहीं है। एक दिन लगता है यार कि वो उनको लग रहा है कि यार के बहुत मामलात ख़राब हो रहे हैं, पेचीदा हो रहे हैं, दूसरे दिन वो कहते हैं यार नहीं, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में या गरीब मुल्कों में अल्लाह का बड़ा फजल हो गया और उधर फैला नहीं। वो कुछ एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, वो उनको निकलना चाहिए। हम कल भी जो बात कर रहे थे यार कि उनको कंटेनर से निकलने में जितनी देर लग रही है, पाकिस्तान उतना देर जो है वो आप समझ लें अनलोड ही नहीं हो रहा। बंदरगाह के ऊपर खड़ा है पाकिस्तान, एक कंटेनर बंद हुआ हुआ है, कंटेनर के ऊपर खान साहब चढ़े हुए हैं, जब तक खान साहब नहीं उतरेंगे कंटेनर नहीं खुलेगा। तो ये अलमिया आ चुका है, एक बंद गली की तरफ हम रोज़ बरोज़ जा रहे हैं। हमारी हर जगह पे कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, और ये कन्फ्यूजन बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। जितना कोरोना खुद अपने आप में ख़तरा है, मेरा ख्याल है कोरोना के ऊपर जो हमारा रिएक्शन है वो उससे बड़ा ख़तरा बनता है। अच्छा, एक और चीज़ हमने ये देखी है कि जो जब वबा या इस तरह की कोई सूरत हाल आती है, कोई ज़िंदा आता है, तो 2 किस्म के लोग होते हैं। एक जो लोगों की मदद करते हैं, और दूसरे जो सिर्फ़ अपना सोचते हैं इन दिनों में भी। तो कोई भी इस तरह की मेडिसिन जिसके बारे में ये अंदिया दिया जाता है या कहा जाता है कि कोरोना में यूज़ हो सकती है या उनके पेशेंट्स को दी जा रही है, तो उस ऐलान के 24 घंटे के अंदर-अंदर जो मेडिसिन है वो मार्केट से गायब हो जाती है। ठीक है, वो लोग मार्केट से गायब कर देते हैं, और अगर मिल रही है तो अगर एक इंजेक्शन की कीमत 20,000 है तो वो 1 लाख रुपया तक मिल रही है। इससे ये भी हो रहा है कि वो जो लोग यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे वो मेडिसिन, वो भी इफेक्ट हो रही हैं। इनके खिलाफ तो हुकूमत को, इनको तो पकड़ना चाहिए यार। अब इस पे अगेन क्या कहा जा सकता है सर यार, अब मातम नहीं कर सकते हैं। अभी की सूरत हाल है, कोई आधा पौना घंटा पहले मैं मार्केट पे था, कुछ जो डेली रोज़मर्रा की आपने चीज़ें लेनी होती हैं, तो वो पंसार की दुकान थी जी जी, और मेरे खड़े वहाँ पे कोई सना मक्की ढूंढने के लिए 8-10 लोग आए और सना मक्की नहीं मिल रही। मीन्स इधर से, और एक पता नहीं अजीब किस्म का ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक किस्म का वो जो खान साहब कहते हैं माफिया है, वो माफिया यहाँ पे भी है। वो लोकल लेवल के ऊपर इतना बड़ा माफिया है, वो इधर से फेसबुक के ऊपर एक, या सोशल मीडिया के जो दीगर प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं उसके ऊपर एक सही गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, वो वायरल होती है और फिर चीज़ मार्केट से गायब हो जाती है। और वो जो 200 रुपया 300 रुपया किलो मिलती थी सना मक्की,
इससे पहले भी कुछ पेशेंट्स मेरे जानने वाले थे, वो इस्तेमाल करते थे सना मक्खी फॉर स्टमक प्रॉब्लम्स और बहुत सी चीज़ों और के लिए, वो अब नापैद हो चुकी हुई है अचानक। इसी तरह जब थोड़ी सी कहीं हवा आई थी कि क्लोरोक्वीन जो इसमें काम आ सकती है, जी जो जी मलेरिया की दवाई थी, वो भी इसी तरह मार्केट से गायब कर दी गई। यार हम इतने रूथलेस किस्म के लोग हैं, खुदा की कसम। हम अभी तो आप देखेंगे, अगर पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता अभी अभी फिर अल्लाह का फजल है, बकौल हमारे जो जाहिल किस्म के बुजरा रोज आकर बैठ कर बात करते हैं कि हमारे तखमीने से कम बात हो रही है। जी तो जी तखमीना क्या है यार, ये उनकी ख्वाहिश है या तखमीना है कि वो चाहते हैं कि बहुत पाकिस्तान में अल्लाह ना करे लोग इस वबा का शिकार हो, तो उनकी तरफ। लेकिन बहरहाल वो उन्हीं के अल्फाज में अगर कहा जाए कि तखमीने से कम है, अल्हम्दुलिल्लाह बात अल्लाह पाक का बड़ा फजल है कि पाकिस्तान में अभी आज सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मोर्टेलिटी जो है वो, या अमवात अभी तक जो है वो 2000 के लगभग है, तो जी 2-3 4 ऊपर है। तो अगर ये अमवात खुदा ना खास्ता बढ़ती हैं, तो आप अभी लिख लें जितना पाकिस्तान में ये तजहीज़ और तकफीन की चीज़ें महंगी हो जानी हैं, और ये आपको ढूंढने से कफन नहीं मिलना। खैर वो उनका एक अपना प्रोटोकॉल भी है कोविड पेशेंट्स की तदफीन कैसे होनी है। जी लेकिन मैं आपको मिजाज बता रहा हूँ इस कौम का, बदकिस्मती शदीद किस्म की। और बस एक अभी तक हम शायद वो कौम नहीं बन पा रहे। हम जो भी हैं, हम हजूम है। पहले हम एक ही कल्ट होता था और हाँके जा रहे थे, अब हम वो ये है कि बहुत हुआ है तो बड़ी एडवांसमेंट ही आई है, तो हम 2 कल्ट्स पे चले गए हैं। हर इशू के ऊपर हमने या इधर इधर की इंतहा पकड़नी है, उधर की इंतहा पकड़नी होती है। तो भेड़ चाल है इसके ऊपर बोलते हुए भी, यार बंदा क्या बोले, नहीं समझ आया। ये बेट क्या कहा जा सकता है, दुआ ही कर सकते हैं यार कि अल्लाह करे कि बच्चे सारे और ये दुनिया पूरी से पेंडेमिक खत्म हो। लेकिन पाकिस्तान, अल्लाह ये हमें बचाए तो बचाए। ना हमारे में अहलियत है, ना हमारे हुक्मरानों में अहलियत है, ना हमारे निज़ाम सेहत में अहलियत है कि अगर हमें कुछ हो जाता तो कुछ हो जाएगा, या फिर स्टेट कंपनसेट करेगा। अच्छा, शुगर मिल माफिया की बात करते हैं। तहरीक इंसाफ दावे तो किया करती थी कि इंसाफ होगा, जिस बेस पे उन्होंने पार्टी बनाई थी और सब। अब उनके लिए इम्तिहान है। शुगर मिल माफिया का जो केस है, उसमें जाहिर बात है कि इमरान खान के करीबी साथी भी हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि सबके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। तो क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको इसका? कार्रवाई होती नजर आ रही है? यार फुल मार्क्स टू इमरान खान। मैं इमरान खान का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ। बहुत सी चीज़ें मुझे उनकी जो है वो बीइंग पाकिस्तानी वो अजियत देती हैं कि यार उन्होंने ख्वाब बहुत बड़े दिखाए हुए थे, और 2 साल में उनकी जो कारकर्दगी थी वो बहरहाल लग तो नहीं रहा कि यार उन ख्वाबों को वो अचीव कर पाएंगे। अल्लाह करे जितना पाकिस्तान जितना अच्छा वो परफॉर्म करेंगे, डेफिनेटली उतना पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। या कोई भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो होता है, या पाकिस्तान का जो मसनत इक़्तिदार के ऊपर जो लोग होंगे, वो जितना अच्छा अल्लाह उनसे काम ले लेगा, ज़ाहिर है उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होना है, किसी जमात को, किसी शख्सियत को नहीं होना। तो लेकिन यह है कि इस पे मैं खान साहब को फुल क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा पिछले कोई 2-3-4 साल में उसके साथ जितनी भी साजिशी थ्योरियाँ जोड़ लें आप, इवेंचुअली अगर आप देखें उनको, तो वो हुई अच्छी हैं पाकिस्तान के लिए। यानी कि कुछ चीज़ें आप पाकिस्तान में नहीं सोच सकते थे कि जिस तरह का पाकिस्तान हमने देखा है, जिस तरह के पाकिस्तान हमने ऑब्जर्व किया, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, और किताबों में भी जो देखा हमने, जिस तरह के पाकिस्तान के मामला छपते थे अखबारात वगैरह में, उससे एक शदीद किस्म की मायूसी हो चुकी हुई थी यार कि पाकिस्तान में पता नहीं चीज़ें किस तरह ठीक होंगी, कभी ठीक होंगी भी या नहीं होंगी। नहीं अभी भी होंगी। हनूज दिल्ली दूर है, बड़ा दूर है वो मंजिल, लेकिन कुछ हम्म चीज़ें बहरहाल अनप्रेसिडेंटेड ज़रूर है पाकिस्तान में। हमेशा हर सीज़न में ये जो तबका था जिसको माफिया, पता नहीं खान साहब कहते हैं वो माफिया है या नहीं है, अगर माफिया है तो वो माफिया क्यों और कैसे हर इक़्तिदार या हर दौरे हुकूमत में वो बेनिफिट उठाता है, वो अभी तक नहीं समझ आ रहा उसका ट्रेंड और तरीका बर्दाश्त। यानी कि हम सदे बाब नहीं कर रहे नजराए का बुनियादी तौर पर, हम अभी भी सिर्फ सिम्टम्स का जो है वो इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल किसी ने कोई जुर्रत शो की और अपने पॉलिटिकल स्टेक से बालातर होकर की। खान साहब की 2 चीज़ें उनके पूरे पिछले जो 5-7-8 साल की 2011 के जलसे के बाद की जो सियासत है उसमें बहुत हाईलाइटेड है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एक तो ये कि उन्होंने अपने करीबी लोग भी, जब उन्हें पता था यार कि इसमें जो है वो रगड़े में आएंगे और इस उनका फॉल आउट होगा एक, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की और उन्होंने प्रोसीड किया।
और पहली दफ़ा पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन हुई, पाकिस्तान में पहली दफ़ा रिपोर्ट कंपाइल हुई, पाकिस्तान में पहली दफ़ा रिपोर्ट पब्लिक हुई और पाकिस्तान में पहली दफ़ा उस रिपोर्ट के ऊपर शुनीद रह के कार्रवाई होने जा रही है। वो उसके ऊपर भी बहुत से तनाज़ात होंगे कि फ़लाँ को बचा लिया गया, फ़लाँ को कुर्बानी का बकरा बनाया, इस तरह होती हैं चीज़ें। लेकिन बहरहाल कहीं से शुरुआत तो है। आप हमारा बड़ा मसला ये होता है यार कि हम जिसके खिलाफ होते हैं या माजरत के साथ, तो उससे हम पैगम्बराना जो साथ होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं, और जिसकी हम हमायत कर रहे होते हैं उसकी हम जो है वो हर कोताही को ना बशरी कमजोरी समझकर इग्नोर कर रहे होते हैं। तो खान साहब ये बड़ा बोल्ड स्टेप है, गुड लक टू हिम, और अल्लाह करे वो इसके जो सियासी फॉल आउट होगा उससे भी बच जाएं। बहरहाल इसका कोई ना कोई पोलिटिकल कॉस्ट होगी जो शायद खान साहब को बेयर करनी पड़े, क्योंकि खान साहब एक बड़ी नाजुक सी बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ वफाक में बैठे हुए हैं। 2 4 5 लोग अगर दाएं बाएं होते हैं तो उनकी हुकूमत के लिए बड़े शदीद किस्म के खतरात पैदा होते हैं। लेकिन और जिस तरह के उनके इत्तेहादियों की बात आ रही है ख़ास तौर पर, और उनके अपने करीबी लोगों की बात आ रही है, और फिर जहांगीर खान तरीन का जिसका नाम आ रहा है, और फिर सोचा जा रहा है कि पार्टी में जो 22-24 आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी लॉयल्टीज अभी तक शायद जहांगीर खान तरीन के साथ हैं या नहीं है, वो कैन से। तो वो एक उसका मैं कह रहा हूँ पोलिटिकल कास्ट शायद खान साहब को बेयर करनी पड़े। लेकिन अगेन बहुत अच्छा फैसला, जितना इसको सराहा दिया पाकिस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती, तो बहुत अच्छी चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई थी कि खान साहब की 2 चीज़ें पिछली 8-10 साल की जो हाईलाइटेड आपको नज़र आती हैं पॉलिटिक्स में, वो ये था कि सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था आम इंतखाबात से पहले मार्च 2018 में, तो उसमें खान साहब को राइटली या रॉन्गली अगर उनको बताया गया और इलेक्शन आपके 2 माह या 3 माह बाद आपका जनरल इलेक्शन होने जा रहा, तो उन्होंने अपने पार्टी के कुछ 18-20 MPs जो KP असम्बली के थे उन्हें पहली दफ़ा अपनी सियासी जमात से निकाला था, उनके नाम पब्लिक किए थे यार कि इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन वायलेट करते हुए किसी और को, मुखालिफ पार्टी के उम्मीदवार को पैसे देकर वोट दिया या समथिंग लाइक दैट। अगेन उसकी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, लेकिन एक बोल्ड स्टेप अपने आप में जरूर था कि यार कि 2 महीने के फासले के ऊपर इलेक्शन हो तो कोई इतना बोल्ड स्टेप नहीं लेता अपनी सियासी जमात के हवाले से, जो उन्होंने एक दफ़ा पहले भी गारिस्ता की गलती 2013 के इंतखाबात से पहले, इसको तो मैं गलती नहीं कहता सेनेट वाले को, लेकिन 2013 के इंतखाबात से पहले बहरहाल उन्होंने गलती ज़रूर की थी। वो गलती उन्होंने ये की थी कि 2013 के इंतखाब की जब करीब था इसी तरह, तो उससे कुछ 4-5-6 महीने पहले उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर इंतखाबात करवा दिए थे, तो उससे वो पार्टी दड़ेबंदी बन गई। ज़ाहिर है कुछ लोग राजी हो जाते हैं, कुछ नाराज़ हो जाते हैं, तो उसकी एक पॉलिटिकल कास्ट बहरहाल खान साहब को बेयर करनी पड़ी थी कि 2013 के इंतखाबात में खान साहब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे नंबर ऑफ सीट्स वो उनको नहीं मिल सका, और उसकी वजह जो बाद में निकली वो वजीउद्दीन साहब की रिपोर्ट में और पार्टी के और जराए से भी, कि वो यही निकली थी कि पार्टी के अंदर वो तकसीम इतनी ट्रिकल डाउन हो चुकी हुई थी, नीचे तक आ चुकी हुई थी कि वो लोग एक दूसरे के साथ उस तरह चल नहीं रहे थे और पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। तो बहरहाल ये वापस आते हैं शुगर कमीशन की रिपोर्ट की तरफ। इट इज़ अगेन अ न्यू डॉन इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान, एक नई सैर है। अल्लाह करे इसी तरह चीज़ें चलें, शफाफ हों, हर चीज़ के ऊपर इंक्वायरीज हों। कहीं पे तो किसी को खौफ आए यार कि किसी ने कोई जवाब देना है। बुनियादी तौर पे तो शुगर वाले हर सीज़न में हर हुकूमत में दिहाड़ी लगाते हैं, यानी कि 10 साल 12 साल से मैं जब जर्नलिज्म कर रहा हूँ और मेरे कैरियर की शुरुआत ये थी कि मैं एग्रीकल्चर के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाया करता था, तो मैंने ये शुगर बेल्ट जो आपका सारा है साउथ पंजाब का, इस सारे को बड़ा डिटेल से जाकर डॉक्यूमेंट किया हुआ है। किसान आज तक रोता है, किसान आज तक पिट गया होता है यार कि हम कमाद लगा के फंस गए हैं, गन्ना लगा के फंस गए, हमें कॉस्ट नहीं मिलती, और जो बायर है, जो एंड यूजर है उसका कमाद की फसल का जिसने चीनी इस्तेमाल कर रही है मैनर आपने, वो हर सीजन में चीनी अगर इसी तरह ब्लैक में 100 रुपये पे किलो पे खरीद रहा है और ओपन मार्केट में 90 रुपये पे खरीद रहा है और यूटिलिटी स्टोर में वो मिल नहीं रही। हमेशा नहीं कि बुहरान पहली दफ़ा नहीं है, हमेशा हुआ, आटे का चीनी का बुहरान आता रहा। कुछ फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी पिछले 8-10 सालों में, लेकिन बहरहाल थे किसी न किसी लेवल पे सर उठाया करते थे बुहरान। तो अब यह है कि किसी ने तो किया यार, किसी ने किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत नए ख्वाहिशात खान साहब के लिए, और फुल क्रेडिट टू हिम। और वो अपने आप को कमज़ोर ना समझें, सारी सूरत हाल में अवाम उनके साथ है। आम अवाम के लिए पहली दफ़ा ये होने जा रहा है यार कि जो बेसिकली उनकी जेबों के ऊपर डाका डालता है, जो किसान भी उससे खुश नहीं है, एंड यूज़र भी उससे खुश नहीं है, तो दरमियान में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ घोटाला है ना। तो वो ये शुगर मिल्स हैं, शुगर माफिया है, 8-10-12-15 लोग हैं, फैमिलीज हैं जिनका इस शुगर का बिजनेस है, और अजीब सी कार्टलाइजेशन तो बहरहाल है। लेट्स सी इसका क्या निकलता है। अब जब केसेस जाते हैं, शहजाद
अकबर साहब की आज जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से और जिस तरह वो रिपोर्ट हो रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने गो एट दिया, दैट इज़ वेरी ग्रेट, फुल मार्क्स टू खान साहब। अच्छा, वज़ीर आज़म के जो बहुत ही पसंदीदा वसीम अकरम प्लस जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, अगर उनका नाम भी आता है कमीशन में, उनकी भी गलती पाई जाती है या तो क्या आपको लगता है कि कोई कार्रवाई उनके खिलाफ होगी? क्योंकि माजी में तो वो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो खुद से बढ़ के उनको डिफेंड करते हुए नजर आए हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग ये फेज है। एक तो यार इससे अगर बुज़दार साहब के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती, ये इतनी डिसाइसिव चीज़ है कि जो पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से एक बहस चल रही थी कि उसका कुछ ना कुछ नतीजा निकल रहा है। मीन्स पता चल जाएगा कि अगर कार्रवाई होती है तो उसका सादा सा मतलब मैं ये समझूंगा या बहुत से लोग ये समझेंगे कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो खान साहब की अपनी चॉइस थे, फॉर वट एवर रीजन, जो भी उसकी वजूहत थी, खान साहब ने उनको चुना। अगर उनके खिलाफ यहाँ पे भी कार्रवाई नहीं होती, वो बच निकलते हैं, तो उसका मतलब है कि या वो तो फिर स्कीम में निकले हैं, या फिर वो लॉटरी में निकले हैं, या वो तवीज़ में निकले हैं, या वो दम में निकले हैं, या दरूद में निकले हैं। अल्लाह जाने, जिनके बारे में बहुत सी कहानियां सुनने में आती हैं यार कि उनका नाम जो है वो किसी गैर मरी मखलूक ने किसी पर्ची में निकाला था और वो वज़ीर आला बन गए। तो देखें, अगर वो किसी गैर मरी मखलूक की वजह से वज़ीर आला बने हुए हैं, और गैर मरी मखलूक जो है वो दो तरह की है पाकिस्तान में, एक वो जो नजर ही नहीं आती, और एक वो जो नजर आती है लेकिन आप कहते हैं मुझे नजर नहीं आई। ठीक है, वो जो तो नवाज शरीफ साहब को नजर आती थी। जी, जो नवाज शरीफ साहब ने भी जिनके बारे में बड़ा रोते रहे और बाद में जाके उन्हीं के साथ उन्होंने मामला तय किए, और अजीब वो भी एक, खैर उस पर फिर कभी हम इनकलाब पे बात करेंगे। तो वो अब देखें, अगर वो कोई है अगर बुज़दार साहब के पीछे अल्लाह की ज़ात के अलावा, तो वो खुल के सामने आ जाएगा कि अगर बुज़दार साहब, क्योंकि देखें कल्प्रिट तो बुज़दार साहब हैं, पंजाब से सब्सिडी अप्रूव हुई और सब्सिडी दी गई, अगर सब्सिडी जुर्म है जो एज पर रिपोर्ट, तो बुज़दार साहब अगर बच जाते हैं इसमें, तो फिर मैं तो जाके सीधा बैत करूंगा बुज़दार साहब के हाथ के ऊपर। ठीक है, वो तो कहते हैं कि मुझे याद भी नहीं जी, वो तो कहते हैं कि ऐसी कोई मीटिंग हुई, अच्छा मुझे याद भी नहीं। बस देखें ना, अल्लाह आपकी याद से बुला दे, मुझे होते हैं आज के दौर में भी होते हैं, तो बड़े मासूम आदमी हैं यार, बड़े खूबसूरत आदमी है, तो देखें वो बचते हैं या नहीं बचते। बहरहाल जो खान साहब उनको डिफेंड किया करते थे, उस पर मुझे एक वो लतीफ़ा याद आ गया, अगर आप इजाज़त दें तो। वो तबलीगी जमात वाले हमारे भाई जो होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़े मासूम लोग होते हैं, इनके मुतालिक एक लतीफ़ा था बड़ा मशहूर कि इन्होंने एक वो चर्च बेचता था, एक कोई गुल खान नामी आदमी, तो उसको जाके तबलीग की, तो वो बहरहाल उसने ये काम छोड़ दिया और वो तबलीग की लाइन में आ गया, और वही चिल्ले से रोज़े और शब जुम्मा और ये सारा कुछ करता। तो इनमें एक कल्चर होता है, उसको ये कारगुजारी कहते हैं, कि आप खड़े होकर ना अपनी दास्तान, अगर आपने ज़िंदगी में एक अबाउट टर्न लिया और आपने अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली लाया, तो आप खड़े होकर ना और लोगों की इंकरेजमेंट के लिए कारगुजारी सुनाते होते हैं कि भाई मेरे साथ ये मामला थे, फिर तबलीगी जमात वालों को अल्लाह ने मेरे पास भेजा और मेरी ज़िंदगी में ये तब्दीली आ गई। तो वो हर जगह जो है वो गुल खान साहब को खड़ा कर दिया जाता था यार कि ये हमारे गुल भाई हैं, और ये पहले चर्च बेचा करते थे, तो फिर देखें अल्लाह ने इनको कबूल कर लिया अपने रास्ते में, तो अब ये अल्लाह की राह में चल रहे हैं और अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे हैं। वो कोई 25-30 दफ़ा हो गया, तो गुल खान साहब बीच में माइंड करते रहे, लेकिन गुल खान साहब क्या कर सकते थे। 26वीं दफा जाकर उनको कहीं खड़ा किया गया किसी जमात के ऊपर, कहा गया ये गुल खान साहब है हमारे भाई, ये पहले चर्च बेचा करते थे और अब जो है वो अल्लाह की राह में दीन की तबलीग करते हैं। तो गुल खान साहब आखिर फट पड़े, कहा हाँ जी मैं गुल खान हूँ और मैं चर्च बेचा करता था, पर अल्लाह ने मेरा पर्दा रखा हुआ था और फिर मैं तबलीगियों के हाथ लग गया और पूरी दुनिया को पता चल गया यार कि मैं चर्च बेचा करता था। तो वो खान साहब जिस तरह बुज़दार साहब को डिफेंड कर रहे होते हैं यार, वो बड़े मजे की चीज होती है। खान साहब ये नहीं कह रहे थे कि कोई काबिल आदमी है, ठीक है, खान साहब कह रहे थे गरीब आदमी है, इसके घर में बिजली नहीं थी यार, इसके गांव में बिजली नहीं थी, ठीक है जी, फारग सा ही आदमी था यार, तो बस बना दिया, तो देखें अल्लाह पाक की जिंदगी बदल दी। तो वो कभी भी खान साहब ने नहीं कहा यार वसीम अकरम प्लस के अलावा यार कि वो काबिल आदमी है। तो वो इतने बड़े 2600 कैमरास के सामने जरा खान साहब जो है उसको गुल खान बना के रख देते बेचारे सीएम पंजाब को। तो अब देखें कि सीएम पंजाब साहब इस रिपोर्ट से उनके साथ क्या होता है, क्या मामला होते हैं, तो फिर पता चलेगा कि सीएम साहब जो हैं वो किसी रूहानी स्कीम का हिस्सा है या किसी और आफाकी स्कीम का हिस्सा है। तो लेट्स सी, रिपोर्ट मजा करेगी। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जिसका ये तो हो गया, चले एक लाइटर नोट के ऊपर बात होगी, और वो वहाँ पे
अगर अगर खान साहब बुज़दार साहब को लेट से चेंज करते भी हैं तो बुज़दार साहब पोलिटिकल स्पीकिंग यानी कि सियासी तौर पे कोई इतने तवाना और मजबूत आदमी नहीं है, वो वही हैं जो वहीं साहब थे पहले दौर में नवाज शरीफ के, तो वो वैसे ही होंगे जैसे कायम अली शाह साहब होते थे पिछले दौर में पीपल्स पार्टी के, वो रबर स्टैम्प किस्म के वज़ीर आला होते हैं। ये तो पावर जो होती है वो पार्टी लीडर के पास ही होती है। तो अगर खान साहब हटाते हैं बुज़दार साहब को ऑन सीरियस नोट या पॉलिटिकल नोट, तो खान साहब को कोई पॉलिटिकल डैमेज मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि बड़ा पॉलिटिकल डैमेज होगा, वो किसी और को बिठा देंगे, किसी और इसी तरह के कोई और खान साहब की जिस मर्जी को बिठा दें, कि पार्टी वहाँ पे मेजॉरिटी में है, थिन मेजॉरिटी है वहाँ पे भी। लेकिन मसला आना है जो कुछ लोग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल है, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि चौधरी ब्रदरान वो एक बैरल सियासी हकीकत है, और आज एक पीपल्स पार्टी की जो मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस थी उसमें गालबन वो वाहिद अपोजिशन वो हुकूमती पार्टी थे जो जिन्होंने शिरकत की, बाकी सारी अपोजिशन की पार्टीज थी। तो पता नहीं अब ये कोई रीअलाइनमेंट हो रही है उनकी या किस किस्म की चीज़ हो रही है। एक तो चौधरी ब्रदरान जो होते हैं वो बकौल शेख रशीद के, वो भी अपने पत्ते छाती के साथ लगा के खेल रहे होते हैं। शेख रशीद हर सियासतदान के बारे में यही क्वालिटी गिनाते हैं और ये उसकी खामी भी गिनाते हैं। बेक वक्त बड़े मज़े के आदमी हैं वो भी। उनसे पूछे यार कि नवाज शरीफ की सबसे बड़ी सियासी खराबी क्या, तो वो कहते हैं यार कि अपने पत्ते छुपा के खेलते हैं। और अगले सांस में आप पूछे कि इमरान खान की सबसे बड़ी खूबी क्या, तो कहेंगे यार अपने पत्ते छुपा के खेलते हैं। ठीक है, वो समझ नहीं आता यार कि एक बंदे की वो खूबी कैसे हो जाती है और दूसरे बंदे की वो खामी कैसे हो जाती है। तो बकौल शेख रशीद साहब की जुबान में वो चौधरी ब्रदरान भी अपने पत्ते बड़े छुपा के खेलते हैं और सच्चे दिखा के कभी भी मार देते हैं बाज़ रकात। तो अब उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी रीअलाइनमेंट पॉलिटिकल क्या होती है, अगर वो कोई किसी किस्म का उनके खिलाफ कार्रवाई होती है इस रिपोर्ट के तनाजुर में। कुछ लोग अदालतों में भी जाएंगे, मेरा ख्याल है जहांगीर खान तरीन साहब अदालत मेरा ख्याल रुख करेंगे। अगर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है तो जो पंजाब में और जो मरकज़ में पीटीआई के पास इस वक्त बड़ी थिन मेजॉरिटीज़ है, उसमें जहांगीर खान तरीन साहब अब कितने इन्फ्लुएंशियल या इंस्ट्रूमेंटल हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल एक रोल उनका ज़रूर रहा है। सब जानते हैं यार कि जितने भी वो आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पे आए थे वो एक ही जहाज़ में आए थे, और वो जहाज़ जो है सारों को पता है कि जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ था। वो जहाज़ ना होता तो पता नहीं हुकूमत ना बनती। ठीक है जी, सड़क से तो मेरे ख्याल आते आते रास्ते में उचक लिए जाते, वो धमे हो सकते थे आज़ाद उम्मीदवार, तो इसलिए उनको सिक्योरिटी के साथ बड़े प्रोटोकॉल के साथ जहाज़ में बिठा के लाया जाता था। और अब देखें जो अगैन पॉलिटिकल फॉल आउट अगर इसका कोई होता है तो वो चौधरी ब्रदरान और जहांगीर खान तरीन के हवाले से ही होगा। बाकी तो अपोजिशन की पार्टीज़ के कुछ लोगों के नाम आते हैं, वो भी कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। और उस्मान खान बुज़दार साहब जो है मज़े के आदमी हैं, लेट्स सी अल्लाह पाक उनके साथ क्या करता है, उनके साथ जो होगा वो अल्लाह की तरफ से। अच्छा, इससे शाह महमूद कुरैशी साहब को फायदा होगा पार्टी के अंदर की पोजीशन में, क्योंकि अगर जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो पार्टी का हिस्सा तो वो नहीं रहेंगे, और उनके भी एक जिस तरह दो धड़े हैं, एक शाह महमूद कुरैशी साहब का है, एक जहांगीर तरीन साहब का है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की पार्टी पोजीशन इससे ज्यादा स्ट्रांग होती नजर आ रही है पंजाब में। पॉलिटिकल के जो लोग पीटीआई को कवर करते हैं, जो रिपोर्टर्स और जो उनके करीबी लोग समझे जाते हैं, उनसे जब बात होती है या जो मेरा अपना ज़ाती भी पॉलिटिकल एनालिसिस है, पीटीआई में धड़ेबंदी नहीं कह सकते। ठीक है, वो धड़ेबंदी उस जमात में होती है या उस तरह की जमात में होती है जिसमें कोई पार्टी स्ट्रक्चर जो है वो टॉप टू बॉटम किसी न किसी हद तक एग्जिस्ट करता है। पार्टियाँ सारी आपको पता है पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ख़ानदानी पार्टियाँ हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी भी, लेकिन बहरहाल इनके नीचे जो सेकंड टीयर या थर्ड टीयर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 20 साल में 30 साल की हुकूमतों में डेवलप हो चुका होता है। तो उसमें ये होता है यार कि उसमें लोग होते हैं आपके साथ कि अब जिस तरह शाह महमूद कुरैशी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब का एक अपना वोट बैंक ज़रूर है, वो कुछ तो जनूबी सिंध में भी है, उमरकोट के इलाके में और मिठी और सरपारकर के इलाके में, जहाँ पे इनके मुरीदैन की एक बड़ी तादाद बसती है। उसके बाद मुल्तान में और जनूबी पंजाब में भी ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हैं, लेकिन क्या वो कोई प्रॉपर धड़ा रखते हैं? मुझे ज़ाती तौर पे पता नहीं क्यों, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता यार कि वो धड़ा रखते हैं। हाँ, वो पार्टी में कुछ लोगों को, पसंद के लोगों को शामिल करवाने में इन्फ्लुएंशियल थे, और अभी भी मुल्तान में कुछ उनके जो लोग करीबी समझे जाते हैं, जिस तरह आमर डोगर साहब हैं, वो उनके पार्टी के, वो यानी कि पार्टी से ज़्यादा शाह महमूद साहब के साथ लॉयलिस्ट है। बाकी इस पार्टी में तो अभी सेकंड टीयर थर्ड टीयर डेवलप नहीं हुआ लीडरशिप का, इसलिए आप नहीं कह सकते सेकंड स्पॉट के लिए आफ्टर द चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए बेसिकली तो पार्टी इमरान खान साहब है,
इमरान खान साहब इतनी वो यूनानिमस पावर इस पार्टी के अंदर कि उनको पार्टी के अंदर से ऐसे चैलेंज कोई नहीं है। ना उनको पार्टी के अंदर से जहांगीर खान तरीन साहब चैलेंज कर सकते हैं, ना शाह महमूद कुरैशी साहब चैलेंज कर सकते हैं, ना चौधरी सरवर साहब चैलेंज कर सकते हैं, ना कोई और चैलेंज कर सकता है। तो खान साहब अपने अंदर पार्टी के अंदर तो एक वो यूनिलैटरल पावर है, लेकिन सेकंड स्पॉट के लिए जरूर कुछ ना कुछ वो सर्द जंग हर पार्टी में होती है। वो इस पार्टी में भी चलती रही। जहांगीर खान तरीन साहब और शाह महमूद साहब के हवाले से बहुत नाम आता था, लेकिन मेरा जाती तज्जिया ये है कि इसमें धड़ेबंदी ये नहीं गिना जाता यार कि जहांगीर खान तरीन साहब के साथ कितने बंदे हैं। जहांगीर खान तरीन साहब के साथ कितने बंदे हैं ज्ञान, उसकी वजह वही थी कि जो मुबैना तौर पर उसमें कोई पैसे का लेन देन होता था। जितने आज़ाद खरीदे गए उनके बारे में एक तासुर या राय ये थी उनकी जहांगीर खान तरीन के साथ कोई लॉयल्टी नहीं थी। मीन्स अगर उनको कल हालात ऐसे बनते हैं कि उनको कहीं और से कोई अच्छी ऑफर होती है तो वो डेफिनेटली वो लोग उधर जाएंगे। ये कि ऐसा होता है ना कि कुछ लोग आपके साथ स्टैंड करते हैं, आप किसी और पार्टी में जाते हैं तो समझा जाता है कि वो लोग आपके साथ उस पार्टी में चले जाएंगे। ऐसा कोई धड़ा नहीं है, ना जहांगीर खान तरीन के पास है, ना शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ है। शाह महमूद कुरैशी साहब तो हमारे देखते हुए वो जो है वो नून लीग से पीपल्स पार्टी में गए, पीपल्स पार्टी से जो है वो तहरीक इंसाफ में गए, तो वो अकेली सीट करवा कर गए। उनके साथ तो साथ वाली सीट की सवारी भी नहीं थी, वो अकेला एक टिकट करवा कर चले जाते थे अगली पार्टी में। तो वो धड़ा तो होता है कि यार कोई आपके पास पॉकेट्स होती हैं, जैसे चौधरी बरदरान एक सियासी धड़ा है, उनके पास तलागंग में अपने बंदे हैं, उनके पास गुजरात में बंदे हैं, उनके पास और जगहों में पंजाब में 3-4 पॉकेट्स में सियालकोट वगैरह में बंदे हैं। तो वो उसको आप धड़ा कह सकते हैं कि वो लॉयली इन्हीं के साथ रहेंगे। तारिक बशीर चीमा साहब है, वो काफिले के साथ जहाँ पे चौधरी साहब जाएंगे उनके साथ जाएंगे। ऐसा कोई चीज ना शाह महमूद कुरैशी साहब के पास अभी वो इतनी बड़ी पावर बने हैं, ना ये जहांगीर खान तरीन साहब इतनी बड़ी सियासी ताकत बने हैं, ना चौधरी सरवर साहब बने हैं, ना अलीम खान साहब बने हैं। अलीम खान साहब भी तो जब देखे ना वो 1.5 साल तो वो जब नैब का उनके ऊपर इल्जाम आया था वो फिर उसमें भी रहे, डिटेंशन में भी रहे नैब की। तो क्या हुआ, पंजाब असेंबली से कौन था उनकी आवाज? ठीक है, कोई उनके साथ जो एक तासुर दिया जाता था कि लाहौर की सारी जो पीटीआई है वो जहांगीर खान तरीन की जेब में है, सॉरी अलीम खान की जेब में है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पीटीआई में अभी सेकंड स्पॉट के लिए लड़ाई है, और पार्टी का जब तक ट्रिकल डाउन नहीं करता, जब तक उसका एक प्रॉपर सेकंड और थर्ड टियर नहीं बनता लीडरशिप का, उस तक कुछ धड़ेबंदी नहीं बनेगी यार कि इस धड़े के इतने लोग हैं, इस धड़े के इतने लोग हैं, रीअलाइनमेंट हो। जब पता तो तब चले। वो 3-4 लोग हैं, परवेज खटक भी इसमें एक एस्पायरेंट हैं, शाह महमूद भी हैं, जहांगीर तरीन भी हैं, अलीम खान भी हैं, कि नंबर 2 खान साहब के बाद कौन हो। ठीक है, वो हल्की फुल्की लिस्ट चलती रहती है। इसलिए मैं नहीं समझता यार कि शाह महमूद को इस वक्त जहांगीर तरीन देखे। जहांगीर तरीन पिछले कोई 2-4 महीने से तो अपेरेंटली लगता था यार कि उनके ताल्लुकात खान साहब के साथ कोई अच्छे नहीं है। उन्होंने कन्फेस भी किया। हाँ जी, तो उसके बावजूद शाह महमूद साहब को क्या एडवांटेज हुआ इसका? तो बस ये एडवांटेज हुआ यार कि एक बंदा जो पार्टी में उनके लिए मसाइल पैदा करता था, थोड़े बहुत हुआ अब नहीं है, लेकिन उससे कोई शाह महमूद साहब पार्टी में नंबर 2 नहीं बन गई। पार्टी में नंबर 2 अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो पीटीआई का कल्चर है वो यही है कि जो पार्टी को मेजरली फिनेंस कर सके, जो पार्टी के ऊपर है वो ज्यादा खर्चा करेगा, उसको डेफिनेटली खान साहब की कुर्बत मिलेगी, और खान साहब की जिसको कुर्बत मिलेगी वो नंबर 2 समझा जाएगा। वो अब कोई नया इंट्रूडर हो सकता है, कोई बिल्कुल नया पार्टी आ सकती है, या जहांगीर खान तरीन साहब को भी जो इन्फ्लुएंस मिला था पीटीआई में वो इसलिए मिला था कि वो पीटीआई के लिए अपने रिसोर्सेज उन्होंने वक्फ कर दिए थे। वो जहाज, प्राडो, सारा कुछ। अभी भी स्टोरी ये थी कि खान साहब ने जो है वो LEE-1 जो उनकी V8 थी, वो उन्होंने जहांगीर खान तरीन को वापस भेज दी। तो वो जिस तरह होता है ना जब ब्रेकअप पुराने खातर पुरानी चिट्ठियां वापस भेजी जाती है, तो वो एक दूसरे को गाड़ियां वापस भेजेंगे क्योंकि इनके दरमियान तो वही लेन देन हुआ होता है। या आजकल जहांगीर तरीन साहब का एक क्लिप भी बहुत वायरल हुआ है, पुराना क्लिप है, जिसमें वो बता रहे हैं कि पीटीआई में जहाज की अहमियत क्या है। खान साहब ने अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो फौरी तौर पे हम जहाज के जरिए उनको पहुंचा देते हैं, बजाय कि ये वो ट्रैफिक में फंसे हैं, वो फंसे। तो वो भी बहुत वायरल, लोग आज उसका लोग बार बार जो है वो शेयर कर रहे हैं उसको। बस जी वो टाइमिंग ऐसी होती है सोशल मीडिया के ऊपर फास्ट क्लिप्स की कि वो सारा एक सिनेरियो चेंज कर देते हैं आपको पॉलिटिकली। लेकिन बहरहाल वो एक दौर में मुझे याद है जहांगीर खान तरीन साहब से पूछा गया था यार कि आप क्या कुर्बत जो है वो जहाज की वजह से है। तो ये लव अफेयर इन द एयर था जी। ये जब तक हवा में रहा ये ताल्लुक तो बहुत अच्छा था, जमीन के ऊपर आके जब से ग्राउंड हुआ है तैयारा तो ये ताल्लुक गया उस वक्त से खटारा हो चुका हुआ है। और वो खान साहब जब देखेंगे दोबारा, जब उन्हें इतनी मैसिव मूवमेंट की जरूरत होगी, तो लेट्स से उस वक्त वो कौन उनको अपना त्यारा ऑफर करता है और कौन उनको जो है वो कुर्बत और वो सारा कुछ पाता है उनसे।
चलिए यार सर, बहुत शुक्रिया। आज की डिस्कशन का जो टाइम है वो खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ कोई डिस्कशन लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।